नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। साल की शुरुआत में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को 2024 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम ने जिला हिसार से वर्चुअली 146 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और सिंचाई के साथ साथ जल प्रबंधन पर केंद्रित हैं। सीएम मनोहर लाल ने 10 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा कि शेष परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अलग अलग जिलों में केंद्रीय मंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्री, सांसदों के साथ साथ विधायक करेंगे। साथ ही बात करें अगर विपक्षी पार्टियों की, तो कांग्रेस की यात्राओं के साथ साथ गुटबाजी की खबरें भी अक्सर सामने आती रहती हैं। और आज के संबोधन में सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष 9 से 35% तक प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े बताती है, जबकि हरियाणा में सेल्फ डिक्लेयर जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से मात्र 8.5% ही बेरोजगारी है। सभी जैसा एक संयोग जुड़ा है 24 जनवरी 2024 और कुल राशि 2024 करोड़। हरियाणा चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहां के किसान की, कृषक की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ जो अन्य एलाइड सर्विसेज हैं, अन्य जो सहायक ऐसे व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। इस अवसर पर यहां के सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज उद्घाटन और शिलान्यास चाहे यहां से किए गए हैं, जैसा 10 बड़े प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन शिलान्यास यहां से किया गया है 784 करोड़ रुपए। शेष शिलान्यास उद्घाटन सब जिला केंद्रों पर अथवा अन्य अन्य स्थानों पर जो वहां के हमारे मुख्य अतिथि जो भी जिस कार्यक्रम में है उनके द्वारा किया गया है, उन सबको भी, पूरे हरियाणा के लोगों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ का आपसे करवा दूं, भूपेंद्र गहलावत जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर टीना कर्मवीर जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी है, अनुसूया जी प्रवक्ता येलो हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल भूपेंद्र गहलावत जी आप से जानना चाहूंगी, सीएम ने आज 2024 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रदेश को दी है। बहुत बड़ा अमाउंट ये है, और बात की जाए चुनाव की तो वो भी नजदीक है। चुनावी लिहाज से कितना खास ये बीजेपी के लिए है, और क्या इसे चुनावी स्टंट माना जाए? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको, मैं अपनी पैनलिस्ट बहनों को और दर्शकों को नमस्कार करता और फिर मैं इस बात पे आता हूं। देखिए, जब से 2014 से हमारे प्रदेश में सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व, जब से हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारी सरकार के दौरान जो भी हमारे प्रदेश की जनता के सभी तरह के लोग हैं, उनके जीवन में खुशहाली आए और उनके चेहरों पर मुस्कान आए, ऐसे ही काम हमारी सरकार, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं पूरे समय से करती आ रही है। बहुत सारी मैं आपको गिनाऊं, चाहे राशन कार्ड की पीड़े की बात है, चाहे पेंशन की बात है, बहुत सारी परियोजनाएं। ये मेरी आवाज रिपीट होने लगी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आज 1338 करोड़ की लागत से 76 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, और इतनी ही परियोजनाओं 686 करोड़ की 76 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। देखिए, हमारी सरकार शुरू से ही इस काम में, विकास के काम में लगी हुई है, और 7 बार 15,091
करोड़ की 1464 परियोजनाओं का पहले भी हम हरियाणा प्रदेश की जनता को समर्पित कर चुके हैं। देखिए, हमारा प्रयास ये है कि हर 20 किलोमीटर पर हमने एक विश्वविद्यालय बनाने की बात की, जिनकी संख्या प्रदेश में 17 हो गई है। हमारा देखिए, पूरे जितने भी जिले हैं, हरियाणा प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है जिसका हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। और जब राष्ट्रीय राजमार्ग से हर जिला जुड़ा होता है तो दूसरे जो देशों से लोग हैं वो निवेश करते हैं और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। दूसरा, मैं ये भी बताऊं कि रोहतक से हिसार तक का जो रेलवे का लाइन का काम है वो वासी तक पूरा होके और हिसार तक पूरा करने का हमारा उद्देश्य है। और देखिए, 2 कॉरिडोर, चाहे ये अपना कुंडली मानेसर पलवल का अभी पूरी तरह से उसमें काम चल रहा है। और दूसरा, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जितने भी रेलवे के फाटक है उन पर या तो आरओबी बनाया जाएगा या अंडरपास बनाने की बात होगी। और जो हमारे मेडिकल, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की हमारी सरकार पहले घोषणा कर चुकी है। 5 पे कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है, और 6 पर घोषणा होके उनके लिए जमीन वगैरह की तलाश हो रही है। और इस तरह से 26 मेडिकल कॉलेज हरियाणा प्रदेश में बनाने का हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है। और जो मेडिकल की सीटें हैं वो 700 से बढ़कर 3500 सीटें हो जाएंगी, ताकि जो हमारे प्रदेश के लोग हैं उनको स्वास्थ्य का बढ़िया लाभ मिले। हमारी सरकार की शुरू से कोशिश है कि हमारे प्रदेश के लोग खुशहाल हो और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजना लेकर हमारी सरकार आई है। ठीक है गलाव जी, आपके कहने का मतलब है कि ये चुनावी स्टंट नहीं है, बल्कि सरकार लगातार ऐसे काम करती आ रही है। ठीक है, आप बने रहिएगा। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी भी हमारे साथ बनी हुई है, प्रवक्ता कांग्रेस। टीना जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आज अगर बात करें या फिर आज लगातार की बात करें, बीजेपी ने लगातार जो है परियोजनाओं की झड़ी लगा दी है, विकास की सौगात की झड़ी लगा दी है। ऐसे में 2024 के चुनाव भी नजदीक है और बात करें अगर कांग्रेस की, तो अक्सर आपसी खटपट, गुटबाजी की खबरें सामने आती है। ऐसे में कैसे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो आपने कहा विकास की झड़ी, तो विकास की झड़ी नहीं, इन्होंने विकास की पटरी से देश प्रदेश को नीचे उतार दिया। देखिए, किसी भी राज्य की अगर हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, एक साल एक सरकार को दे दिया जाता है, 1 साल में आप उसकी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि राज्य में कितना विकास कार्य हुआ। लेकिन इस सरकार के पास है 10 साल। 10 साल में इस सरकार ने क्या काम किया? आप देखिए, एक वादा किया गया था 2015 के दौरान कि रेवाड़ी को एम्स मिलेगा। मैं अब पूछना चाहती हूँ गहलोत साहब से कि क्या वहां पर एक भी ईंट लगी है? क्योंकि 2015 से लेकर आज तो 2024 से, तो इतने साल में आपने क्या किया? अब मैं दूसरी बात कराती हूँ। देखिए, जब रोजगार की बात आती है तो हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1, और ये मैं नहीं कह रही क्योंकि आंकड़ा मेरा नहीं है, CMI की रिपोर्ट के अनुसार 37% जो है बेरोजगारी दर वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। आप सोचिए इस देश प्रदेश की विडंबना। लेकिन सीएम ने तो आज कहा था कि 8.5 के आसपास है। ये सब झूठा आंकड़ा है जो कांग्रेस दिखा रही है। देखिए, ये कांग्रेस कैसे दिखा रही है आंकड़ा? आंकड़ा तो CMI की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने दफ्तर में थोड़ी ना रिपोर्ट बनाई है। ठीक जी 8 तो राष्ट्रीय लेवल पर है। नेशनल स्तर पर तो इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कायदे से तो 20 करोड़ मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली। वहीं पर फिर प्रधानमंत्री साहब आते हैं, कहते हैं पकौड़े तल लीजिए। साहब, आपने पकौड़े का तेल भी बहुत महंगा कर दिया है, प्याज भी बहुत महंगी हो गई है। तो वो जो पकौड़े तलने की बात करती थी वो जीविका का साधन था, वो रोजगार नहीं था। तो जीविका और रोजगार में आपको अंतर पता होना चाहिए। अब मैं आपसे बात कर रही थी इजराइल के ऊपर कि आप कह रहे हैं कि आप 10,000 जो है युवाओं को रोजगार के नाम पर इजराइल भेज रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि आप अपने प्रदेश में नौकरियां नहीं दे सकते और मरने के लिए आप उनको इजराइल भेज रहे हैं। सोचिए कि इस पूरे देश के अंदर 19 लाख लोग जो है रोजगार के लिए बाहर गए हैं। ऐसा किसी भी देश में नहीं हुआ। अब देखिए, बाहर और जितने भी देशों की आप तुलना करते हैं, अपने आप को सो कॉल्ड विश्व गुरु कहते हैं, आप देखिए उन्हीं देश के अंदर उन्हीं नागरिकों को नौकरियां मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ तो डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं युवा। और जब वो ये बात कहते हैं कि हम वहां पर मरना पसंद करेंगे, लेकिन हम यहाँ भूखा मरना हरियाणा में पसंद नहीं करते,
तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री साहब को शर्म से झुककर और माफी मांगनी चाहिए हरियाणा वासियों से कि मैं इन 10 सालों में मेरे पास कोई ऐसा विजन नहीं रहा, मेरे पास कोई ऐसी दृष्टिकोण नहीं रहा कि मैं आपको नौकरियां मुहैया करा सकूं। आप सोचिए स्थायी नौकरी की अगर बात की जाए, ये क्या स्किल इंडिया स्किल क्या क्या लेकर आए थे, ये ऐसे ऐसी इवेंट बाजी की इन्होंने जिससे सब लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। ठीक है टीना जी, आपके कहने का मतलब है कि बावजूद भी नौकरियां नहीं मिली। और तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर इन्होंने अगर विकास का काम किया होता तो आज युवा जो है कांग्रेस की तरफ नहीं देख रहे होते। लगातार हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है, हमारी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि लगातार लोग युवा और हरियाणा वासी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने सरकार चलाई, लेकिन इस बीच बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाई, पर कुछ कमियां रह गई तो इनको सैकड़ों की संख्या में बीजेपी में भी लोग शामिल हो रहे हैं। टीना जी, कि 10 साल में इन्होंने क्या करके दिया। ठीक है टीना जी, ठीक है टीना जी, लौटूंगी आपके पास। अनुसूरा जी भी हमारे साथ बनी हुई है, प्रवक्ता ही ले लो। टीना, अनु जी, अगर बात करें, जनता जो है वो विकास मांगती है, काम मांगती है, और इन दिनों की बात करें तो बीजेपी लगातार परियोजनाओं की सौगात दे रही है, जनता को लगातार अलग अलग परियोजनाओं से लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण ये है? देखिए ज्योति जी, आपने बात की सौगात की जी, तो किस तरह की सौगात ये सरकार दे रही है वो तो सदन के अंदर एमएलए जो कि सरकार का ही हिस्सा है, दादा गौतम जैसे एमएलए, वो बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने एमएलए को परेशान करने का, उनके हाथ काटने का काम किया है। और सौगात की आपने बात करी तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि इनेलो का जब राज था तब हम खजाने में काफी पैसा छोड़ के गए थे जी। आज हरियाणा सरकार के ऊपर कर्जा कितना है? आई थिंक 3 लाख 3.5 लाख करोड़ रुपया। ठीक, अगर इसी तरह से कर्जे उठा के सौगात देंगे तो उस सौगात का मतलब क्या है? सरकार बताए कि इतना कर्जा किस बात का है? हर नागरिक के ऊपर 1 लाख रुपए से ज्यादा कर्जा है। ठीक। उसके अलावा इन्होंने बात करी कि किसानों की आय की, तो हर डिस्ट्रिक्ट में किसान मुआवजे के लिए, बीमा क्लेम के लिए धरने पे बैठे हैं और उनकी कोई सुनवाई ये सरकार नहीं कर रही है। अगर किसानों की इतनी ही परवाह है तो जो जगह जगह धरने पे किसान बैठे हैं उनको संभाले। उसके बाद मेरी बहन ने बताया कि कितने बच्चे विदेश जा रहे हैं। 44,000 बच्चे पिछले साल में पूरे देश से डोंकी मार के विदेश जाते हुए पकड़े गए हैं। अगर इतना ही रोजगार का अवसर उपलब्ध सरकार ने कराया है तो क्या मजबूरी है कि हमारे बच्चे इलीगल तरीके से विदेश जाने पे मजबूर हैं? तो ये मैं पूछना चाहूंगी कि पिछली सिर्फ भाजपा ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों में जो कर्जा राज्य पे हुआ है जी, वो क्यों हुआ? ठीक है अनु जी, बने रहिएगा। गहलावत जी, आपसे दोनों के सवालों का जवाब जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने दोनों को सुना, टीना जी को भी सुना। गहलावत जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है गहलावत जी, लौटूंगी आपके पास। जिस तरीके से टीना जी आपके पास वापस आना चाहूंगी, आपने सुना अनु जी को। अनु जी ने जिस तरीके से कहा कि दोनों जो सरकारें थी, कांग्रेस की कहें चाहे बीजेपी की कहें, उन्होंने किस बात का कर्जा लिया है। उन्होंने कहा कि इनेलो राज्य में खजाना छोड़ के गई थी। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी देखिए, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात करूं जी, तो 54 लाख जब हमारी सरकार थी तो 54 लाख का करोड़ जो है हमने इस जो कि 14 प्रधानमंत्रियों का था, आज एक प्रधानमंत्री ने 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा इस प्रदेश के ऊपर है। अब इस देश के ऊपर है। आप डबल इंजन की सरकार की बात कर लीजिए, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। आप बता दीजिए कौन सी ऐसी फ्री की योजना, जिसे कहते ही अपने आप को कि फ्री रेवड़िया जो इस प्रदेश को मिल रही है। हम लोग तो कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य है। हमने लगातार, आप देखेंगे राजस्थान में हमारी सरकार थी, हमने हिमाचल के अंदर ये सिलेंडर देने का काम किया, हमने कर्नाटक के अंदर जहां जहां हमारी सरकारें हैं हमने वहां पर कल्याणकारी योजनाएं चलाई। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि इस डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में ऐसी कौन सी कल्याणकारी योजना चल रही है जिसके तहत हरियाणा वासी जो है उनका उपभोग कर पाते हो। आप सोचिए कि वहां पर भी 1100 रुपए में सिलेंडर लिया जा रहा है। वहीं राजस्थान में जब चुनाव था तो इन्होंने वादा कर दिया, फिर उस वादे को वापस भी ले लिया।
तो कर्ज जो है ये अपने मंत्रियों के खजाने भरने में खर्च हुआ है। हमारे समय में इतना कर्ज नहीं था। इनके यहाँ एक मंत्री है, उनको 428 करोड़ का घोटाला है अमृत घोटाला के तहत, आज तक ईडी सीबीआई नहीं पहुंची है। तो वो किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उसके ऊपर ईडी सीबीआई का ध्यान नहीं गया। अगर यही विपक्ष का कोई नेता होता तो तुरंत ईडी सीबीआई पहुंचती। हम बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि लगातार इस प्रदेश पे कर्जा बढ़ रहा है। उसका कारण यही है कि सारी सुख सुविधाएं ये सिर्फ अपने मंत्री विधायकों इवन प्रवक्ताओं को दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा वासियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। अगर हरियाणा वासियों को सुविधा मिलती तो मुझे लगता है कि एम्स की सुविधा मिलती, हरियाणा वासियों को सुविधा मिलती तो उनको शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं भटकना पड़ता, इवन दूसरे देशों के अंदर नहीं भटकना पड़ता। और स्वास्थ्य की सुविधाओं की अगर बात की जाए, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाओं का इतना बुरा हाल है। हरियाणा में महिला सुरक्षा की बात करो तो कभी, लेकिन सरकार तो कह रही है अब 26 मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। जिस तरीके से हर जिले में मेडिकल कॉलेज का वादा किया था वो पूरा किया जा रहा है। इनके फाइलों में गांव गुलाबी है, इनकी फाइलों में ही गांव गुलाबी है, अदरवाइज सिर्फ कागजों में। आप ये जब चुनाव आ रहे हैं तब ये ऐसी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत लुभावनी है, लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता समझती है कि आपने 10 साल आपको समय दिया, तब आप क्यों नहीं लेकर आए ये योजना? अचानक से आप मनोहर सौगात दे रहे हैं जनता को, ये अचानक से क्यों की नींद से खुल रहे हैं? और ये वही प्रदेश है जहां शांति प्रिय प्रदेश होने के बावजूद भी इन्होंने हिंसा में घेरने का काम किया। नू हिंसा ये प्रदेश भूला नहीं है। मेवात हिंसा लगातार इस प्रदेश में ऐसे जो शांति प्रिय प्रदेश रहा उसमें हिंसा देखने को मिली। चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसानों को लेकर वो फिर से देखिए धरना देने जा रहे हैं। ठीक है जनवरी के दौरान। ठीक है टीना जी, वापस आपसे सवाल लूंगी, समय दूंगी आपको। गहलावत जी आपका आवाज आ रही है? आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जैसे कि आपने दोनों को सुना, अनु जी को भी सुना, टीना जी को भी सुना। नहीं, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। दोनों का कहना है कि बीजेपी सरकार के पास 10 साल थे, लेकिन उसने विकास करने का नहीं बल्कि प्रदेश को विकास की पटरी से नीचे उतारने का काम किया है। देखिए ज्योति जी, पहले तो मेरी बहन जो लोकदल की प्रवक्ता बोल रही थी, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि इन्हें लोग खजाना रख के गई थी। नहीं, इन्होंने कहा कि इतना कर्जा हो गया, ठीक, और लोकदल के राज में हमने इतना पैसा छोड़ा था। लोकदल के राज में तो काम होता ही नहीं था। वहां तो सिर्फ किस तरह से नौकरियों की लिस्ट बदली जाती थी, अदला बदला होती थी, और किस तरह से भाई भतीजा होता था, किस तरह से दलाली होती थी, और किस तरह से मकानों पर कब्जे किए जाते थे, किस तरह से सरकारी जमीनों पर कब्जे किए जाते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये माननीय उच्च न्यायालय ने 10 साल की सजा इनके जो मुखिया थे उनको देने की काम किया, और भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की सजा ऐसी अधिक संपत्ति में भी उच्च न्यायालय ने देने का काम किया है। और ये जो पीछे चुनाव हुआ था तो आदरणीय जो हमारे छोटे भाई हैं अभय जी, उन्होंने खुद कहा था कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट था कि इसके मैंने कब्जे वब्जे करा के और इसके 10 रुपए कमवा दिए थे, और ये कुछ नहीं है। उसने कांग्रेस की भी पोल खोल दी थी और अपनी भी पोल खोल दी थी। दूसरी मेरी मैं बहन की टीना जी की बात पे आता हूं। इन्होंने कल्याणकारी योजनाएं की बात की। देखो सारी ये अपनी नहीं बताते, मैं इनकी बातों में और अपने में फर्क बताना चाहता हूं। इनके राज में किस तरह से खर्ची पर्ची दे के नौकरी मिलती थी ये मैं नहीं कह रहा। माननीय उच्च न्यायालय ने 13 लिस्टें इनकी कैंसिल करने का काम किया, और 14वीं लिस्ट जो पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे उसको संदिग्ध मान लिया। जो 9 जनरल के इंस्पेक्टर भर्ती हुए सारे रिश्तेदारों को भर्ती कर लिया, और जो करनाल का लड़का 154 नंबर लेके सबसे ज्यादा मार्क्स जिसने लिए थे उसको छोड़ दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने उस लिस्ट को संदिग्ध मान लिया और उसकी इंक्वायरी। अच्छा गहलावत जी एक सवाल और। इन्होंने कहा था, विपक्ष ने कहा था कि डंकी मार करके बच्चे जो विदेश जा रहे हैं उसकी क्या जरूरत पड़ रही है अगर सरकार यहाँ पर रोजगार दे रही है। इसके बाद अनुज आप ही के पास आऊंगी, 20 सेकंड है गहलावत जी आपके पास। देखिए हमने सरकारी रोजगार 1,10,000 सरकारी नौकरियां दी हैं और 60,000 अंडर प्रोसेस है, जो 2 महीने में सारे नौजवानों को नौकरी देने की बात की। हमने 12 लाख जो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने का काम किया है,
बहुत सारे उद्योग हमारे यहाँ आए हैं। हमारे रेलवे की फैक्ट्री का जो कोच बन रहे हैं वो पूरी तरह से चालू हो गई। ठीक है, और जो मारुति का उद्योग है वो भी खरखोटा में। हमारे कोई बेरोजगारी पढ़े लिखे बच्चों की नहीं है। फिर आपको समय दिया जाएगा गलावत जी। अनुसुरा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। अनु जी, दोनों के सवालों का जवाब भी दीजिए और आप कुछ कहना चाह रही बहुत देर से। मैंने बहुत ही संयम से सुना सबको जी। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, एक जिस पार्टी का मुखिया तड़ीपार है वो हमें ना बताए और कि कौन जेल काट के आया है। कम से कम हमारी पार्टी के मुखिया तड़ीपार नहीं है। दूसरी बात ये, जो जेल काट के आए हैं उन्हीं के साथ गठबंधन में भाजपा सरकार चल रही है हरियाणा में। अगर इतनी ही तकलीफ है तो गठबंधन तोड़िए, है ना। 4 साल से आप जिनको ढो रहे हैं वो उसी जेल में से आए हैं जिस जेल का जिक्र आप कर रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि इनेलो ने क्या किया था। सरकार आपके द्वार गांव-गांव ग्रांट देने का काम, जो काम चौटाला साहब ने किया था वो जनता को याद है। गांव के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का काम चौटाला सरकार में हुआ। किसानों का दाना दाना खरीदने का काम चौटाला सरकार में हुआ। ग्रामीण खेत के किसानों से जुड़े जो काम थे, वो चाहे वो नाली का काम है, चाहे वो सड़कों का काम है। आपकी तरह फॉर्म भर के अनाज नहीं लेके जाना पड़ता था मंडियों में और लाइनें नहीं लगती थी। उसके अलावा इन्होंने कहा कि हमारी साफ सुथरी पार्टी, कुलदीप बिश्नोई जी कितने करोड़ के घोटाले में शामिल थे बीजेपी में शामिल होने से पहले, वो प्लीज मैं चाहूंगी आप जनता को बताएं। उसके अलावा इन्होंने कहा कि कब्जा, क्योंकि समय मेरे पास कम है, तो आप दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो 5 स्टार दफ्तर बीजेपी ने हर शहर में खोले हैं, इसकी भी जांच होगी। आप राज बदलने दीजिए। आपके राज में सूटकेस पकड़े जाते हैं। ठीक है, इसकी भी जांच होगी जांच, सरकार बदले की जांच होगी। गहलावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट पकड़े जाते हैं। ठीक है अनु जी, समय कम है, समय कम है अनु जी मेरे पास। गहलावत जी फाइनल रिएक्शन भी इसको आपका मानूंगी मैं, और सवालों का जवाब दीजिए जी। देखिए, मेरी बहन ने कहा लोकदल के जो शासन था उसकी व्याख्या की, उसी की व्याख्या के तहत तो 87 सीटों से ये 1 सीट पर आपकी मेहरबानी से भाजपा ने तोड़ा इनेलो को। ठीक है टीना, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। और मैं भी कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले चुनाव में इनकी 1 सीट भी नहीं आएगी। और दूसरा, हरियाणा प्रदेश बताएगा गहलोत साहब, हम 10 की 10 सीटें 2019 में भी जीते थे और आने वाले चुनाव में 10 की 10 सीटें लोकसभा में जीतेंगे और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का काम हम लोग करेंगे। और जो लोगों को हम कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक पहुंचा रहे हैं उसको और जोर जोर से पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है टीना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, दोनों को आपने सुना। फाइनल कमेंट आपका भी चाहूंगी पूरी डिबेट पे, 15 सेकंड आपके पास। जी देखिए, जनता ने इनको काट की हांडी, हम बार बार कहते हैं, बार बार नहीं चढ़ती है। इनके लिए 2 बार चढ़ा दी है जनता ने, अब बार बार थोड़ी चढ़ाएगी। अब उनको पता है कि रोजगार तो दिए नहीं, अब कैसे इनको दोबारा से सत्ता में लेकर आएंगे? नहीं, और वो पूरी तरीके से आपके हरियाणवी में ही कहा जाता है कि जनता धाप गई है। अब भारतीय जनता पार्टी से जनता पूरी तरीके से धाप गई है। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप सरकार में फिर से आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने जेबें भरी हैं, अब आपकी ईडी सीबीआई पर आपको, अब मुझे लगता है कि वहां रास्ता अब आपके लिए हम खोलेंगे, क्योंकि हम सरकार में आएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है, इस प्रदेश के अंदर लगातार कर्ज में बढ़ाने का काम किया है, इस प्रदेश में युवाओं को नौकरी छीनने का काम किया है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची, अरे आपके यहाँ पर्ची खर्ची चलती है, क्योंकि हमने तो देखा है वीडियोस के माध्यम से, पर्ची के माध्यम से सीएम चुना जा रहा है। तो पर्ची खर्ची का आप हमें मत बार बार टिप्पणी करिए, सरकार का काम है और सबको पता है नौकरी आपके यहाँ कैसे लग रही है। समय हमारे पास कम होता है, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो आगामी लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा के मद्देनजर जो है अब विकास की झड़ियां लगनी शुरू हो गई है और इसी बीच सीएम मनोहर लाल ने 2024 करोड़ की सौगात प्रदेशवासियों को दी है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।